नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। एरो इंडिया शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एरो इंडिया केवल शो नहीं, देश की ताकत है। 21वीं सदी का भारत कोई मौका नहीं खोएगा। देश अपनी मेहनत में कभी कमी नहीं करेगा। आत्मनिर्भर होते भारत की ताकत बढ़ रही है। नई ऊंचाई आज भारत की सच्चाई है। भारत के सामर्थ्य का प्रमाण आज प्रत्यक्ष है। भारत ने डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प किया है। तेज सोचता उड़ता भारत हमेशा जमीन से जुड़ा रहता है। भारत में व्यापार निवेश करना अब आसान हुआ है। सबसे बड़े रक्षा उत्पादक देश बनने की रेस में भारत है। बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा एरो इंडिया शो स्वदेशी लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन कर रहा है। एरो इंडिया शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। 5 दिन के इस आयोजन में करीब 98 देश हिस्सा ले रहे हैं। एरो इंडिया शो में स्वदेशी तकनीक की झलक देखने को मिल रही है। तो ये तस्वीर सूर्य किरण मैनूवर के लिए अब आप टीम को अपने ठीक सामने से अपनी ओर बढ़ता हुआ देख पाएंगे। तो आए सुने सूर्य किरण टीम लीडर की कॉकपिट से उनकी आवाज। सूर्य किरण जय हिंद। और ये था टीम लीडर का सल्यूट हमारे मुख्य अतिथि को। आज हमारे साथ ग्राउंड पर उपस्थित हैं विंग कमांडर अश्विन हमारे कैमरा क्रू के साथ। आज उनकी जिम्मेदारी है ये सुनिश्चित करना कि आज का डिस्प्ले व टीम पूर्ण रूप से सुरक्षित हो तथा टीम लीडर तक रेडियो द्वारा जरूरी संदेश पहुंचाना। Other than the pilots flying today, we have Squadron Leader Chandel and the Squadron Doctor is Squadron Leader Sudarshan.
scheme of paint that you can see on our aircraft is a colorful expression of our name, the Surya Kirans. सूर्य किरण एरोबैटिक टीम की स्थापना सन 1996 में हुई और इस टीम ने वर्ष 2011 तक किरण जहाज पे उड़ान भरी और अपना आखिरी प्रदर्शन एरो इंडिया 2011 में प्रस्तुत किया। 2015 में टीम को पुनर्स्थापित किया गया, इस बार हॉक मार्क 132 वायुयान पर। The Hawk is an advanced jet trainer, license manufactured in India by Hindustan Aeronautics Limited. It is employed to train all budding fighter pilots of the Indian Air Force. The aircraft is powerful, agile, and a potent combat platform. Celebrate Azadi Ka Amrit Mahotsav or 75 years of Indian independence. Some of the cities where the displays were carried out are Bhubaneswar, Puri, Guwahati, Kalaikunda and Vadodara. To keep up with the schedule of our team, you can follow us on Suryakiran_IAF on Instagram, Twitter and Facebook. एक फाइटर पायलट की तरह आगे बढ़ रहा है। एक ऐसा देश जिससे ऊंचाइयां छूने से डर नहीं लगता, जो सबसे ऊंची उड़ान भरने के लिए उत्साहित है। आज का भारत तेज सोचता है, दूर की सोचता है और तुरंत फैसले लेता है। ठीक वैसे ही जैसे आकाश से उड़ान भरने वाला एक फाइटर पायलट करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत की रफ्तार चाहे जितनी तेज हो, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न हो, वो हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। आप भी जानते हैं कि डिफेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी टेक्नोलॉजी को, जिसकी मार्केट को और जिसके बिजनेस को सबसे कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। इसके बावजूद भारत ने बीते 8-9 साल के भीतर भीतर अपने यहां डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है। इसलिए हम इसे अभी केवल एक शुरुआत मानते हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2024-25 तक हम एक्सपोर्ट के इस आंकड़े को 1.5 बिलियन से बढ़ाकर $5 बिलियन तक ले जाएंगे। इस दौरान किए गए प्रयास भारत के लिए एक लॉन्च पैड की तरह काम करेंगे। अब यहां से भारत दुनिया के सबसे बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग देशों में शामिल होने के लिए तेजी से कदम बढ़ाएगा।
तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बेंगलुरु से ये तस्वीरें सामने आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे, हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके साथ हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी उनके साथ हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। एशिया का सबसे बड़ा शो, एयर शो, जिसका आयोजन बेंगलुरु में किया जा रहा है, उसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं बेंगलुरु से। तो इस शो में कई देशों के प्रतिनिधि जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। पूरी दुनिया ने अभी भारत की वायुसेना का दम देखा। तो ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एरो शो का उद्घाटन किया और उसके बाद वायुसेना के फाइटर जेट्स हों, हेलीकॉप्टर्स हों, इन्होंने अपना दम दिखाया और पूरी दुनिया ने यह दम देखा। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। Make a suggestion and humble request to the Honorable Minister, including Tamil Nadu. Some more states have demanded the central government to extend the GST compensation period. I think that I do not know whether the decision has been taken on the part of the central government or not, but most of the states, including the BJP states, decides that GST period, the extension of GST regime should be extended for some time. Let it be considered. Second thing, sir, some of the states. आप ज्ञान मत दो उनको. No, some of the states are including Tamil Nadu fields. You are releasing the fund. We are having no problem. But when releasing the fund, you are expecting the Aegis audit report to release the fund. There are some disputes. संविधान निर्माताओं की आत्मा और संविधान की मूल भावना पर कुठाराघात करना हमारा आचरण नहीं हो सकता। आज के दिन क्या हम ऐसा आचरण बाहर देना चाहते हैं कि सदन में हम कुछ भी करेंगे पर सार्थक चर्चा नहीं करेंगे, सीमित व्यवहार नहीं करेंगे? I appeal to the members, permit me to take up the listed business. No. श्रीमती दर्शना सिंह, श्री जीवीएल नरसिम्हा राव, Sir, thank you very much for giving me an opportunity. जीवीएल नरसिम्हा राव ప్రస్తావన వంగవీటి మోహన్ రంగా గారి గురించి. వంగవీటి మోహన్ రంగా గారంటే తెలియని తెలుగు వారెవరు ఉండరు. పేదలకు, బడుగు బలహీన వర్గాలకు ఆరాధ్య దైవంగా వంగవీటి మోహన్ రంగాని తెలుగు ప్రజలు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు కొలుస్తారు. అత్యంత పెద్ద సామాజిక వర్గమైనటువంటి కాపు సామాజిక వర్గానికి చెందినటువంటి funds that we are releasing for the states. So it seems to cover two different matters, all relating to finance, no doubt. But therefore my answer will have to be one for the GST compensation, one for the capital, the tax devolution. So this one question has so many different aspects. And just as in conclusion the honorable member says, release in every case, whether it's compensation, whether it is capital expenditure, whether it is devolution under the Finance Commission recommendation, no delays be accommodated, release it fast. Well, very well taken, sir. But if I'm expected to give under each category
I'll take 1 minute to say, GST compensation, it is not the central government which decides up to when the compensation has to be given. It is by the very GST law that the council decides, and the law says that you are not going to be able to give it after 5 years. దాదాపుగా 26 సంవత్సరాలైనప్పటికీ 36 సంవత్సరాలైనప్పటికీ ఇప్పటికి కూడా వంగవీటి మోహన్ రంగా అభిమానులు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రాష్ట్ర ప్రజలు ఆయన తలుచుకుంటారు. అందుకే వంగవీటి మోహన్ రంగా గారి పేరుతో ఒక జిల్లా పెట్టాలనేటువంటి ప్రస్తావన రాష్ట్రంలో విస్తృతంగా వచ్చింది. అయినప్పటికీ దురదృష్టవశాత్తు అది జరగలేదు. రాష్ట్రంలో ఇతర నాయకులపై జిల్లా పేర్లు పెట్టారు కానీ వంగవీటి మోహన్ రంగా గారి పేరు పెట్టడానికి ఎందుకో రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి మనస్కరించలేదు. సో కానీ అటువంటి వంగవీటి మోహన్ రంగా గారిని గుర్తుంచుకునే విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరొకసారి. और चलिए इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान. मौर्य ने संतों को आतंकी बताया है और कसाई बताया है. आजकल के संत आतंकियों की भाषा बोलते हैं, ये कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने. तो अब देखिए, पहले रामचरितमानस को लेकर विवादों में थे, अब संतों को लेकर उन्होंने बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आजकल के संत आतंकियों की भाषा बोलते हैं. तो यह बड़ी खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य का एक विवादित बयान फिर सामने आया है. पहले रामचरितमानस को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया था जिस पर जमकर हंगामा बरपा, और अब साधु संतों को लेकर उन्होंने एक बयान दिया है. तो यह बड़ी खबर इस वक्त की, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का एक विवादित बयान फिर सामने आया. तो सन्यासियों संतों के पास अपने जप और तप पे भरोसा नहीं है, उनको विश्वास नहीं रह गया है, उनको अपने आराध्य पर विश्वास नहीं है, इसीलिए साथ देने की हैसियत में नहीं है. और इसीलिए अब वो आतंकवादी की भाषा बोल रहे हैं. कोई कहता सिर काटेंगे, कोई कहता जीभ काटेंगे, कोई कहता हाथ काटेंगे, कोई कहता नाक और कान काटेंगे. लगता है ये कसाई हो गए हैं, ये धर्मावलंबी नहीं बल्कि ये आतंकवादी हो गए, ये कसाई बन गए हैं. और साथ ही साथ इनके ऐसे हिंसक चेहरे हैं जिसको देख के लोगों को नफरत आएगी. पहले आपको लिए चलते हैं राज्यसभा. Traditions and rules of procedure, the undemocratic, unparliamentary words expunged of my remarks in regarding to our speeches on motion of thanks on the President Rajya Lok Sabha. Sir, the remarks which I made, they are parliamentary, within the parliamentary one thing. And Rajni Patil, unnecessarily, she has been suspended under the pressure of government, and government always, they wanted to suspend the local members. One second. Particularly One second. Please, 1 second. She has not spoken. Please, 1 second. The House could have listened to her. Leader of the opposition, I request you, you took the floor and you have indicated in so many words that the chair is acting under the pressure. These are expunged. No. You are forfeiting your right to hold the floor. This can't be done. No, sorry. Nothing will go on record. Every time you make an allegation, chair is acting under pressure. How can that be countenanced? You make it outside, you make it inside the house. No, sir. Sorry. No. You were not in favor of suspending. Shri Jawahar Sarkar. Seconded by Jamhuri. Shri Dr. Radha Mohan Das. Dr. Radha Mohan Das. 1 अप्रैल 2016 इस देश में एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रारंभ की गई थी. 2,94,000 मकानों का लक्ष्य था.
लेकिन उसके सापेक्ष 3 करोड़ 15 लाख मकान सैंक्शन किए गए, 2,80,000 करोड़ रुपए अवमुक्त किए गए, 2,83,000 मकान स्वीकृत किए गए, 2 करोड़ 13 लाख मकान बन के तैयार हो गए। अध्यक्ष महोदय, जब ये योजना बनाई गई तो इसके कुछ मापदंड बनाए गए। जिसके पास 2 से 3 कमरे का मकान होगा, जिसके पास घर में पक्की छत होगी, जिसके पास घर में पक्की छत नहीं होगी, जो पूरी तरह डेस्टिट्यूट होगा, जो हाथ से मैला ढोने का काम करता होगा, जो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप का होगा और जो अधिकृत रूप से मुक्त बंधुआ मजदूर होगा, उसी को ये मकान लाभार्थी के रूप में दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने योजना बताते समय ये कहा, जिसके घर में फ्रिज होगा, लैंडलाइन फोन होगा, 2.5 एकड़ की जमीन होगी, इनकम टैक्स का पेमेंट करते होंगे, उनको ये मकान नहीं मिलेगा। अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक राज्य विशेष में माननीय महोदय ऐसे व्यक्तियों को जिनके पास घर में 3 मंजिला मकान थे, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उनके साथ रिश्तेदारों को मकान दे दिया गया। ऐसे लोगों को जिनका अपना पक्का मकान था, जिनके पास घर के अंदर रेडीमेड गारमेंट की फैक्ट्री लगी हुई थी, जिनकी फैक्ट्री में 12, 13, 14 वर्कर काम करते थे, उन सबको लाभार्थी बना दिया गया। ऐसे लोग जो सत्ताधारी दल के राजनीतिक कार्यकर्ता थे, पंचायत समिति के सदस्य थे, इन्होंने स्वयं उन मकानों को अपने नाम से आवंटित कर लिया गया। बड़े पूरे देशों में जब इन अखबारों की खबर छपी। तो फिलहाल हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।